Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to continue the last type of ratios that is profitability ratio और उसमें भी जो चार सब टाइप्स है उसमें से दो हम देख चुके हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। हम कहाँ पे थे? हमने देखा था मीनिंग ऑफ रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रेशियोज पे आए थे। टाइप्स ऑफ रेशियोज में 5 तरह के लिक्विडिटी रेशियोज हमने देखे थे। वो ये थे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है। उसके बाद हमने लिवरेज रेशियोज देखे थे 10 तरह के, 6+4। लिवरेज में कैपिटल स्ट्रक्चर और कवरेज रेशियोज। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, कैपिटल गेयरिंग रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके बाद में हमने देखा था डेट सर्विस कवरेज रेशियो, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियोज। ये 10 तरह के हमने ये देखे थे लिवरेज रेशियोज। एंड द थर्ड टाइप वाज एक्टिविटी इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस रेशियोज। वो थे 8 अलग अलग तरह के, 5+3। टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज में क्या क्या था देखो, एक तो था टोटल एसेट टर्नओवर, उसके बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज। एंड देन वर्किंग कैपिटल में भी 3 थे आपके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो एंड पेबल टर्नओवर रेशियो। इतनी सारी चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने मूव किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में 4 तरह के रेशियोज है। ठीक है। एक तो बेस्ड ऑन सेल्स, एक तो बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन असेट्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक तो ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक दिन मार्केट वैल्यूएशन और इन्वेस्टर के एंगल से। हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक्सपेंस रेशियो भी देखा। और हमने ये भी देखा रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 3 और तरह के रेशियोज है जो कि आपके काम आते हैं और वो पूरी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर के एंगल से है। इस रेशियो में हम देखेंगे कि क्या अर्निंग पर शेयर होता है, डिविडेंड पर शेयर होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। और ये जो 3 तरह के रेशियोज है ना, तीनों फॉर्मूले जो है ये आपको काम आएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। अकाउंट्स में भी काम आते हैं और आगे आने वाले चैप्टर इस सब्जेक्ट में भी आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। इनका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है। हमने बात करनी है ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर्स कौन होते हैं कंपनी के? इक्विटी शेयर होल्डर्स। हम इक्विटी शेयर होल्डर के एंगल से देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं। देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल की एक बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है उनका 48 लाख रुपीज। ठीक है। 48 लाख रुपीज है। अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि फेस वैल्यू लेट से 100 रुपए होगी। और अगर 100 रुपए फेस वैल्यू है तो 48 लैक्स डिवाइडेड बाय 100 रुपए करूंगा तो मेरे पास 48,000 इक्विटी शेयर्स हो जाते हैं। मेरे पास इक्विटी शेयर्स नंबर में कितने हो गए? 48,000। तो ये मान के चलो फिलहाल के लिए। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में डिवेंचर दिया हुआ है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, कैश, डेटर, स्टॉक, बाकी सब चीजें कुछ काम की नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, उसके बाद आपका मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माइनस किया, तो आया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम उसको बोलते हैं EBIT। उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो आया आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस किया तो आया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, या आप बोलो उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। अब हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सर अर्निंग पर शेयर, यानी हमने एक शेयर पे कितना पैसा कमाया। हमने एक शेयर पे कितना पैसा कमाया। फॉर्मूला क्या लेंगे कि टोटल अर्निंग कितनी हुई एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। सीधी सी बात है। अगर कंपनी में टोटल मिला के 48,000 शेयर्स है, टोटल तो इतना ही है, और टोटल अर्निंग कंपनी की कितनी है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टोटल अर्निंग है 2,31,000। ठीक है। ये 2,31,000 में यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी फिलहाल जो 2,31,000 है ये सारे शेयर होल्डर्स की अर्निंग है, लेकिन हमको तो पर शेयर अर्निंग निकालनी है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2,31,000 डिवाइडेड बाय 48,000, दैट इज 4.8125। यानी हर एक शेयर होल्डर ने
या हर एक शेयर पे इतने रुपए कमाती है कंपनी। 4 रुपए 81 पैसे, 4 रुपीज 81 पैसे इज द टोटल अर्निंग्स पर शेयर ऑफ दिस करनी। अर्निंग पर शेयर बहुत ही सिंपल है, दो चीजें, एक न्यूमरेटर में क्या आएगा टोटल अर्निंग, डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल शेयर्स, दैट्स इट। फॉर्मूले में ही उस जो नाम में ही उसका पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इज इक्वल टू अर्निंग्स पर शेयर। इससे हमको ये पता चलता है कि हमने इस साल हर शेयर पे कितना कमाया। ये हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि क्या है ना, इस साल मान लो 48,000 शेयर्स है, अगले साल हम हो सकता है 50,000 शेयर और इशू कर ले मार्केट में, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ ऐसा देखेंगे कि 2,31,000 इस साल की अर्निंग थी, लेट्स से 2017 एंड 2018 जो अगर अभी चल रहा है, और उस साल की अर्निंग है मान लो 5,40,000, ठीक है। तो इससे तो आप बोलोगे कि हाँ यार 5,40,000 बहुत अच्छी अर्निंग हुई, इस साल तो डबल अर्निंग हो गई। लेकिन दिक्कत क्या हुई पता है, पिछले साल नंबर ऑफ शेयर आपके थे 48,000, इस साल आपने 1,00,000 शेयर्स और इश्यू किए थे मार्केट में, तो अब हो गए 1,48,000 शेयर होल्डर्स। अगर अब आप ईपीएस निकालने जाओ टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करके, तो देखो क्या आता है। तो ये तो आया था आपका 4.8125, ये आता है 3.6486। अब आप बोलो कौन से साल में अर्निंग पर शेयर ज्यादा थी, पहले वाले साल में। कंपैरेटिवली अर्निंग नहीं बढ़ी है, टोटल अर्निंग जरूर बढ़ी है, कंपैरेटिवली अर्निंग नहीं बढ़ी। सो पर शेयर अर्निंग उल्टा कम हुई है, क्योंकि हमने शेयर्स ज्यादा इशू कर लिए एज कंपेयर टू प्रॉफिट जितना ज्यादा हुआ है उससे ज्यादा शेयर्स इशू किए। सो यहां पे आपको मदद मिलती है कि पर शेयर अर्निंग बढ़ी है या कम हुई। और अगर आप सिर्फ इतना ही देखोगे टोटल अर्निंग बढ़ी है करके, तो ये आपको एक गलत पिक्चर देगा कि 5,40,000 हुई है यार, अर्निंग तो बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। बट ये भी तो देखो कि नंबर ऑफ शेयर्स भी तो बढ़े हैं, तो हर एक शेयर्स पे अर्निंग एक्चुअली कम हुई है, बढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे आपको मदद मिलती है इस चीज में। अब दूसरा क्या इम्पैक्ट है मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला है हमारा, दूसरा फॉर्मूला है हमारा डिविडेंड पर शेयर का और डिविडेंड पे आउट रेशो का। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये अर्निंग्स कितनी है इस कंपनी में, 2,31,000। इसके आगे की डिटेल नहीं दी हुई है, इसके आगे की डिटेल मैं आपको बताता हूँ, अजम्पशन लेते हैं हम, ठीक है। सो मान लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपना आया था 2,31,000 जो लास्ट में दिया हुआ था। अब क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट कमाती है ना कंपनी, इस प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं, इस प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं। एक कुछ हिस्सा बांट दिया जाता है एज ए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। मान लो मैं कंपनी हूं, ठीक है, मैं कंपनी हूं, यहां पे ले लेता हूं ना मैं, सो मान लो ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर्स है, ये आप हो, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी ने उस पैसे से फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीदा, साल भर ऑपरेट किया, और कंपनी ने उसमें से प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कमाया 2,31,000 का। सीधी सी बात है, किसके पैसों से प्रॉफिट कमाया हमने, शेयर होल्डर्स के पैसों से प्रॉफिट कमाया। तो शेयर होल्डर को कुछ रिटर्न देना बनता है, एग्जैक्टली तो इसमें से कुछ पैसा जाएगा शेयर होल्डर को। सर पूरा पैसा क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा मैं बताता हूँ, क्योंकि अगले साल भी तो हमको कंपनी चलानी है, अगले साल हम कंपनी को एक्सपांड करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा लगेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमने 2,00,000 रुपए रिटेन करके रख लिया और बचा हुआ पैसा बांट दिया डिविडेंड के रूप में, विच इज 31,000 रुपीज। 31,000 रुपीज ही हमने डिविडेंड बांटा, 2,00,000 रुपए रिटर्न करके रख लिया। अभी भी पैसा शेयर होल्डर का ही है, लेकिन सिर्फ बांटा नहीं गया। हम अगले साल कंपनी को एक्सपांड करने के लिए उस पैसों को यूज करेंगे, और एक्सपांड होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा तो उल्टा शेयर होल्डर को ही फायदा होना है। अगर मैं आज सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को बांट दूं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगले साल मेरे पास एक्सपांशन के लिए कोई पैसा ही नहीं बचेगा, फिर से लोन लेना पड़ेगा मार्केट से, जो कि गलत बात है शेयर होल्डर के लिए। तो शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, यार तुमको अगले साल पैसा लगना ही है, इसी में से रख लो जो हमारे लिए कमाया गया है। हमारे लिए कितना कमाया आपने साल भर में, 2,31,000 कमाया, उसी में से आप रख लो। सो कंपनी ने सोचा कि चलो ठीक है 2,00,000 रख लेते हैं, पूरा भी रख सकती थी कंपनी अगर इतनी ही ज्यादा रिक्वायरमेंट थी तो, लेकिन इससे गलत इंपैक्ट भी पड़ता है। थोड़ा तो बांटो कम से कम, क्योंकि मेरी भी कोई नीड है, पर्सनल नीड है। मान लो मैं इन्वेस्टर हूं, आप वो वहां पे कंपनी, आप भी इन्वेस्टर है, मैं भी इन्वेस्टर हूं, वो वहां पे कंपनी है, उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, कंपनी ने साल भर ऑपरेट किया, किसके पैसों से, हमारे पैसों से ऑपरेट किया कंपनी ने साल भर। कितना कमाया, 2,31,000 कमाया, ठीक है। कंपनी बोलती है कि हमको एक्सपांशन करना है अगले साल में,
इसलिए हमको पैसा चाहिए। अगर पूरा पैसा कंपनी रख लेगी तो हमारे पास साल भर में तो कुछ आया ही नहीं वापस। हमारी भी पर्सनल नीड है, मैं भी कार खरीदना चाहता हूं, मैं भी घूमने जाना चाहता हूं बैंकॉक, ठीक है, तो मुझे कुछ तो पैसा मिलेगा डिविडेंड के रूप में, कुछ तो दो। 31,000 रुपीज डिविडेंड के रूप में बांटा, कुछ पैसा रिटेन भी करके रख लिया, यानी पूरा बांटा भी नहीं और पूरा रखा भी नहीं, कुछ बांटा कुछ रख लिया। तो अर्निंग्स जो आप होती है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, मान लो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं आएगी, अदरवाइज प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता। सो मान लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है बिना प्रेफरेंस शेयर्स का है, तो ये प्रॉफिट है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा जाना चाहिए, लेकिन सारा का सारा नहीं बटेगा, सारा का सारा नहीं बटेगा, कुछ आइटम उसमें से डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा और बाकी का रिटेन कर लिया जाएगा। सो दो हिस्से होते हैं, एक तो रिटेन्ड अर्निंग्स और एक है डिविडेंड, ठीक है। तो यहां पे मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो है 2,31,000, उसके आगे की कहानी मैं लिख देता हूं, उसमें से डिविडेंड आपने बांटा 31,000 और रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में चला जाता है बाकी का पूरा पैसा, जो कि है 2 लाख रुपए, ठीक है। ये ऐसी डिटेल दी है। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था, हमारा दूसरा फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर। जैसे अर्निंग पर शेयर में हमने टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर लिया था, वैसे यहाँ पे हम लेंगे टोटल डिविडेंड जितना बांटा गया और कितने शेयर होल्डर को बांटा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितना बांटा सर, 31,000 बांटा, कितने शेयर होल्डर्स में, 48,000 शेयर होल्डर्स में। तो हर एक शेयर होल्डर को, मतलब हर एक शेयर पे कितना पैसा बांटा गया, 0.65, 6458 ऐसा लिख लो या 65 लिख लो, 65 पैसे एक शेयर पे बांटा गया। अब आप इन्वेस्टर थे, आपने मान लो 1000 शेयर खरीद के रखे थे, तो आपको 1000 इंटू 0.65 मिलेगा, ठीक है। मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे थे, तो मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, 10,000 इंटू 0.65, क्योंकि 0.65 तो डिविडेंड पर शेयर है, डीपीएस। हर एक शेयर पे जिस जिसके पास में भी एक शेयर होगा उसको 65 पैसे हम डिविडेंड बांट रहे हैं इस साल का, ये है मतलब। डिविडेंड पर शेयर समझा, अर्निंग पर शेयर समझा, दोनों के दोनों इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ही है, ठीक है। तीसरा आइटम है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। ये वाला एरिया देखो, टोटल प्रॉफिट आपने कितना कमाया, 2,31,000, और उसमें से डिविडेंड आपने कितना बांटा, 31,000। क्या आप ये पता लगा सकते हो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आप ये पता लगा सकते हो कि जितना भी मैंने प्रॉफिट कमाया उसका कितना परसेंट मैंने डिविडेंड बांटा, कितना परसेंट मैंने डिविडेंड बांटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आपको 800 मार्क्स का पेपर है और उसमें से 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको कि कितने परसेंटेज मिले, तो आप बोलोगे कि यार मैंने कितने परसेंटेज मिले, यानी कि कितने मार्क्स मिले डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने थे, 400 बाय 800, तो आपका आंसर आएगा 50%, ठीक है। सेम वैसे ही 2,31,000 रुपए में से 31,000 मैंने, हाँ 31,000 मैंने डिविडेंड बांटा, तो क्या मैं बता सकता हूं कि मैंने टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट डिविडेंड में बांट दिया, बता सकता हूं। इसी को बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। पे आउट जो कमाया उसमें से कितना पे कर दिया परसेंटेज के रूप में बताओ, तो मैं यहां लिखूंगा टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग्स। तो इससे आंसर क्या आएगा आपका, 31,000 डिवाइडेड बाय 2,31,000। सो दिस इज इंटू 100 अगर करोगे तो 13.42% आएगा। एक और फॉर्मूला यही हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल अर्निंग है तो न्यूमरेटर में भी टोटल डिविडेंड होना। एक और फॉर्मूला ऐसा हो सकता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, क्योंकि डिनोमिनेटर में शेयर जो अर्निंग है वो एक शेयर की है, तो न्यूमरेटर में भी डिविडेंड एक ही शेयर का होना चाहिए। तो हमने जो निकाला था वो वैल्यूज रख के देखते हैं। डिविडेंड पर शेयर आया था 0.65 और अर्निंग पर शेयर आया था हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, 4.8125। सो दिस इज 4.8125। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा, बाकी आंसर सेम ही आएगा।
दिस इज 13.50%। अब ये वाली फिगर और ये वाली फिगर आपकी सेम है। ये जो 0.08 का डिफरेंस है वो इसलिए आया क्योंकि हमने 0.65 को 4 डिजिट में नहीं लिया था जब पिछली बार कैलकुलेशन किया था, और उसको राउंड ऑफ कर दिया था। इसीलिए अगर आप उसको प्रॉपर 4 डिजिट में लोगे तो आंसर और क्लोज आएगा। सो आपका फॉर्मूला ये भी हो सकता है और आपका फॉर्मूला ये भी हो सकता है। दिमाग में बस इतनी चीज रखना कि डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब अर्निंग का कितना परसेंटेज हमने डिविडेंड बांट दिया, अर्निंग का कितना परसेंटेज बांटा है, इसलिए अर्निंग आएगी डिनोमिनेटर में, जो डिविडेंड बांटा हुआ आएगा न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में अर्निंग अगर पर शेयर है तो न्यूमरेटर में भी अर्निंग पर शेयर होना, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अर्निंग्स अगर टोटल है तो न्यूमरेटर में भी डिविडेंड टोटल होना चाहिए। 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे सीखे इस वाले वीडियो में। एक था अर्निंग पर शेयर, दूसरा था डिविडेंड पर शेयर एंड तीसरा था डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर है, पर शेयर यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितने और टोटल अर्निंग्स कितने। डिविडेंड पर शेयर अगेन नंबर ऑफ शेयर्स कितने एंड टोटल डिविडेंड जो आपने बांटा वो कितना। और डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नथिंग बट अर्निंग्स डिनोमिनेटर में एंड डिविडेंड न्यूमरेटर में। सो पूरी की पूरी कहानी आपकी घूमती है डिविडेंड और अर्निंग्स के आसपास ही। ये रहे आपके 3 फॉर्मूले इस लेवल के, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशियो। तीनों चीजें आपकी कवर अप हो गई है। सो ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, तीनों के तीनों फॉर्मूलेज। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मूव ऑन करते हैं और लास्ट वाला टॉपिक देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टर्स। ये 3-4 फॉर्मूले जो आपको दिए हुए, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।